स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज 21 अप्रैल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिन को हर साल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाती है। इसे सिविल सर्वेंट्स द्वारा एक ओकेजन के रूप में मनाया जाता है जहां वो खुद को एक बार फिर पब्लिक सर्विस और काम में एक्सीलेंस के प्रति डेडिकेट करते हैं। लेकिन इसके लिए 21 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना गया? ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली के मेटकाफ में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था। यहीं पर सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर बुलाया था। सिविल सर्विसेज डे पर पहला फंक्शन 2006 में न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इसी दिन प्रायोरिटी प्रोग्राम और इनोवेशन कैटेगरीज को इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट्स को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंट किए जाते हैं। सिविल सर्विसेज डे के इस खास मौके पर हम आपके साथ इसके इतिहास, आज के समय में सिविल सर्वेंट्स के रोल्स और डेमोक्रेसी में इनकी इंपॉर्टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सिविल सर्विस गवर्नमेंट का एक सब डिवीजन है जिसे यूजुअली एग्जीक्यूटिव के साथ ग्रुप किया जाता है और जिसके बिना गवर्नमेंट्स फंक्शन नहीं कर सकती। ये वो मेन और वुमेन हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के परमानेंट स्टाफ को एस्टैब्लिश करते हैं। ये एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। कुछ एकेडमिशियंस इन एम्प्लॉइज को जॉइंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक सर्विस कहकर रेफर करते हैं। सिविल सर्विसेज में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉइज आते हैं। इसमें मिनिस्टर्स, कैबिनेट मेंबर्स या जुडिशरी शामिल नहीं होती। यह तो हुआ सिविल सर्विस का बेसिक मीनिंग। आइए अब इंडिया में सिविल सर्विसेज का एक ब्रीफ हिस्टोरिकल रिव्यू देख लेते हैं। हिस्टोरिकल रिव्यू। जैसा कि हमने समझा, सिविल सर्विस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ऐसी बॉडी को कहते हैं जिन्हें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूट किया जाता है, और ये ना तो पॉलिटिकल होते हैं और ना ही जुडिशियल। दोस्तों, इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंशिएंट टाइम से ही इस्टैब्लिश्ड हो चुका था। इसलिए सिविल सर्विस का नोशन भी इंडिया के इतिहास में बहुत पहले से प्रिडोमिनेंट रहा है। पुराने समय में सिविल सर्वेंट्स राजा के सर्वेंट्स का रोल निभाया करते थे, क्योंकि उस समय राजा ही राज्य की सभी पावर्स का केंद्र बिंदु हुआ करता था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में अध्यक्षास और राजुकास नाम से सिविल सर्वेंट्स को एम्प्लॉय किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय भी सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। मौर्यन साम्राज्य का विस्तृत आकार और उसे इंटैक्ट रखने की नीड की वजह से सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट एक्सीलेंस पर बेस्ड होना जरूरी भी था। इसके बाद मिडीवल पीरियड में सिविल सर्वेंट्स सही मायने में स्टेट सर्वेंट्स बन जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान ये रोल एक तरह से इक्तदार्स का होता था। वहीं मुगल पीरियड में यही जगह मनसबदार्स की समझी जा सकती है। मुगल ब्यूरोक्रेसी ने राज्य के डेवलपमेंट में अपना अहम योगदान दिया था। उदाहरण के तौर पर इनके द्वारा डेवलप किए गए लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ही देख लीजिए, जिसने मुगल एम्पायर को एक सॉलिड इकोनॉमिक बेस देने का काम किया था। अगर कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने कमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सिविल सर्विस मौजूद थी। आगे जाकर जब उनका रोल यहां इस्टैब्लिश होने लगा तो वो पहले क्राउन के सर्वेंट्स बने और फिर धीरे धीरे उन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स बनना शुरू किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिविल सर्विसेज को एस्टैब्लिश बेसिकली इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूती देने के लिए किया था। 1854 की मकौले रिपोर्ट में पहली बार फॉर्मल तौर पर इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रस्ताव रखा गया था। इसी साल लंदन में एक सिविल सर्विसेज कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था और 1855 से इसके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई। शुरुआत में ये एग्जाम सिर्फ लंदन में ही ऑर्गेनाइज किया जाता था। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर इस एग्जाम को क्लियर करने वाले पहले इंडियन बने। इसके बाद इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स की डिमांड को सुनते हुए फाइनली 1922 में ये एग्जाम इंडिया में भी ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ।
इस पीरियड में सिविल सर्विसेज का रोल ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रमोट करना ही था और इनका रोल पूरी तरह रेगुलेटरी होता था। हां, आगे जाकर इन्होंने डेवलपमेंटल रोल्स भी अस्यूम करना शुरू किया। देश की आजादी के बाद इनका रोल काफी हद तक बदल गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन सिविल सर्विस को रीऑर्गेनाइज किया गया। 1947 में इंडियन सिविल सर्विसेज की जगह ली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAS ने, और इंडियन पुलिस की जगह ली इंडियन पुलिस सर्विसेज ने। आज एडमिनिस्ट्रेशन के 3 टियर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट शामिल हैं। सेंट्रल लेवल पर ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS के अलावा सेंट्रल सर्विसेज जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, इंडियन रेलवे सर्विसेज एटसेट्रा आती हैं। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी सर्विसेज का अपना एक सेट होता है जो स्टेट सिविल सर्विस के अंडर आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज को सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर नियंत्रित करते हैं। वहीं सेंट्रल सर्विसेज पूरी तरह यूनियन गवर्नमेंट के नियंत्रण में आती हैं और स्टेट सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट्स के। समय के साथ सिविल सर्विसेज का रोल भी ट्रांसफॉर्म हो गया है। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जहां सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का मेन कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर का इन्फोर्समेंट और रेवेन्यू कलेक्शन हुआ करता था, वहीं इंडिपेंडेंस के बाद जब गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्टेट का रोल अटेन कर लिया तो सिविल सर्विसेज ने भी वेलफेयर और प्लान्ड डेवलपमेंट की नेशनल और स्टेट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का रोल संभाल लिया है। अब बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सिविल सर्विसेज की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विसेज। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस इस बात से ही समझी जा सकती है कि इनके बिना कोई भी गवर्नमेंट स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पावर्स तो हर इलेक्शन के बाद चेंज हो सकती हैं। ऐसे में सिविल सर्विसेज ही हैं जो गवर्नेंस में एक कॉन्टिन्यूइटी मेंटेन कर सकती हैं। सिविल सर्विसेज का रोल ही है बिना किसी पॉलिटिकल पार्टिजनशिप के सही एडवाइस देना और पब्लिक इंटरेस्ट में पॉलिसीज फ्रेम करना और उन्हें इंप्लीमेंट करना। एक बड़ी ही चर्चित लाइन है कि बर्थ से लेकर डेथ तक आपको एक सिविल सर्वेंट की जरूरत पड़ती है। जन्म लेने पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नगर निगम या पंचायत के जिस ऑफिसर के पास आप जाते हैं वो भी सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, और मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट भी एक सिविल सर्वेंट ही इशू करता है। बात आपकी सुरक्षा की हो तब इंडियन पुलिस सर्विसेज के रूप में एक सिविल सर्वेंट आपकी मदद करता है। तो वहीं अगर आप अपनी किसी समस्या को लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस जाते हैं तो वहां भी सिविल सर्वेंट ही आपकी सेवा के लिए बैठा है। यानी कि रोज की जिंदगी में एक आम नागरिक अक्सर ही किसी न किसी सिविल सर्वेंट से रूबरू होता रहता है। हालांकि यहां आप ये आरोप जरूर लगा सकते हैं कि ये सिविल सर्वेंट्स हमारी मदद कम और समस्या ज्यादा बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल, जब हमें छोटे से छोटे काम के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जगह जगह रिश्वत देनी पड़ती है, तो सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात तो हमारे दिमाग में नहीं आती। लेकिन दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि इसमें पूरी गलती हमारे सिविल सर्वेंट्स की नहीं है, बल्कि सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि ये भी खुद को कई बार मजबूर महसूस करते हैं। सिविल सर्वेंट्स को रूल्स और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है, और अक्सर इन्हीं की वजह से समस्या के समाधान में देरी भी हो जाती है। हालांकि आज हमारी गवर्नमेंट इस बात पर खास ध्यान दे रही है और ई गवर्नेंस के डिफरेंट इनिशिएटिव्स के जरिए सिस्टम को पहले से ज्यादा इजी और सिटीजन्स के लिए एक्सेसिबल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे पास बहुत से ऐसे सिविल सर्वेंट्स की स्टोरीज मौजूद हैं जिन्होंने सिस्टम में रहते हुए भी ऐसे कार्य किए जो एक मिसाल बन गए। उदाहरण के तौर पर इंडिया की फर्स्ट वुमन IPS ऑफिसर किरण बेदी की बात कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह खुद से इनिशिएटिव लेते हुए तिहाड़ जेल में प्रिजन रिफॉर्म्स की शुरुआत की, वो अपने में एक एग्जाम्पल सेट करता है। इसी तरह फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन की भी कहानी है, जिन्होंने अपनी लीडरशिप में इलेक्शन कमीशन को सही मायने में पावरफुल बनाया। उनकी ही वजह से आम इंसान तक डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन के रोल की चर्चा शुरू हुई थी। दोस्तों, ऐसे सिविल सर्वेंट्स की आज एक लंबी लिस्ट मौजूद है
जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मजबूत बनाने का काम किया। गवर्नमेंट की कोई भी फ्लैगशिप पॉलिसी ले लीजिए, उसकी फ्रेमिंग से लेकर ग्राउंड लेवल पर उसके इंप्लीमेंटेशन तक सिविल सर्वेंट्स का रोल रहता ही है। और किसी भी पॉलिसी की सक्सेस और फेलियर के पीछे भी इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा जब बात आती है किसी भी क्राइसिस सिचुएशन की, तो भी सिविल सर्विसेज ही क्राइसिस मैनेजर का रोल प्ले करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस में हर लेवल पर सिविल सर्वेंट्स का एक्टिव रोल नजर आता है। रीसेंट कोविड पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन की गाइडलाइन से लेकर वैक्सीन की पॉलिसी तक और वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए फ्री राशन पॉलिसी से लेकर कोविड पेशेंट्स के डेटा तक सब कुछ मैनेज करना सिविल सर्वेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके साथ ही जब देश के बाहर कोई इमरजेंसी स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे कि हाल ही में यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान हुआ, तो भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के रूप में हमारे सिविल सर्वेंट्स देश के नागरिकों की मदद के लिए आगे आते हैं। यानी कि लोगों तक राशन पहुंचाने से लेकर नेशनल लेवल पर पॉलिसी बनाने तक कोई न कोई सिविल सर्वेंट ही काम कर रहा है। देश का बजट हो या देश की डिफेंस पॉलिसी, उसको तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सर्विसेज को ही दी जाती है। देश के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट हो या यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल फोरम्स पर देश का नेतृत्व, सिविल सर्विसेज ही रेस्क्यू के लिए आगे आती है। सिविल सर्विसेज हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक स्ट्रक्चर देने का काम करती है और यही स्ट्रक्चर स्टील फ्रेम कहलाता है, क्योंकि इनके बिना इंडिया जैसे विशाल और डाइवर्स देश को गवर्न करना एक नाइटमेयर बन सकता है। यही वजह थी कि आजादी के बाद सरदार पटेल जैसे लीडर ने ब्रिटिश समय से चली आ रही सिविल सर्विसेज को रिटेन करने का फैसला किया था, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया जैसी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। इस दिशा में उनके एफर्ट्स के लिए सरदार पटेल को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि स्टील को ब्रेक करना कितना टफ होता है, और स्टील फ्रेम का जनरल मतलब हुआ कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टील से बना हुआ हो। इसी तरह सिविल सर्विसेज भी एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेम प्रोवाइड करती है, जिससे इंडिया खुद को बिल्ड करता है और अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है। आजादी से लेकर आज तक इस स्टील फ्रेम ने इंडिया के डेवलपमेंट में अनमोल योगदान दिया है। हां, कुछ कमियां जरूर हैं जिन्हें सुधार की जरूरत है। आगे आने वाले समय में इनका रोल और भी ज्यादा डायनामिक होने वाला है, और यही वजह है कि गवर्नमेंट मिशन कर्मयोगी जैसे प्रोग्राम्स के जरिए सिविल सर्वेंट्स को भविष्य के चैलेंजेस के लिए ट्रेन कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सिविल सर्विसेज खुद को समय के साथ और बेहतर बनाएं और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करें, क्योंकि तभी सही मायने में इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है।